हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को। टोटल 8 पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट को डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। हम लोग ने मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में देखा था कि इट डील्स विद द एंटायर इकोनॉमी, इट इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। सिंपल, इट कंसर्न विद द एग्रीगेट कंसेप्ट्स। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। टोटल कौन कौन से कंसेप्ट है जो बड़े बड़ी चीज़ों के बारे में बात करते हैं? तो पहली बात तो नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एंड बिजनेस साइकिल। ये सब हम लोग ने ना स्कोप में कहीं ना कहीं देख के आ गए। ठीक है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद जनरल प्राइस लेवल और बिजनेस साइकिल। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है कि ये थी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, जबकि ये क्या है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनकम थियोरी। इनकम मतलब क्या? मैक्रो मैक्रो में इनकम मतलब होता है नेशनल इनकम। तो कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम। ठीक है। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इन डिफरेंट एलिमेंट्स, मेथड ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग। तो इनकम थ्योरी का मतलब क्या है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो नेशनल इनकम की स्टडी करता है। उसमें क्या-क्या स्टडी करता है? पहले तो एलिमेंट्स कि कौन-कौन सा हिस्सा है नेशनल इनकम में। ठीक है? नेशनल इनकम में कौन-कौन से हिस्से आते हैं, कौन-कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है? उसके बाद उसका मेजरमेंट कैसे होता है, उसको हम लोग उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है? आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे चैप्टर है नेशनल इनकम के ऊपर, 7 चैप्टर, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ये। उसके अलावा उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। ठीक है? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे काम करता है, जिसके बेसिस पे हमारा नेशनल इनकम भी डिसाइड होगा। ठीक है। इट एक्सप्लेन्स द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन इन नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो पहले तो मेजरमेंट देख लिया, एलिमेंट्स देख लिए, उसकी अकाउंटिंग देख लिया, उसके बाद उसमें उतार चढ़ाव भी क्यों आ रहे हैं, वो कारण भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, विच लीड्स टू बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, जिसकी वजह से उतार चढ़ाव होने का एक कारण हो सकता है कि महंगाई बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। ठीक है। थर्ड थर्ड क्या है? अच्छा, इसमें एक और पॉइंट था कि हम लोग ने ये सेम चीज़ कहीं न कहीं माइक्रो में देखी थी, लेकिन उसका नाम था प्राइस थियरी, जिसमें हम लोग 2 चीज़ों की बात करते थे। एक तो प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है? जिसमें 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उनका रिवॉर्ड क्या था? लैंड का रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। वेरी गुड। ठीक है? थर्ड है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है। अब ये क्या बोलता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो पहले बात तो लार्ज एग्रीगेट में क्या था? नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल, बड़े बड़े एग्रीगेट्स है। ठीक है। अच्छा, इनके बीच में ये काम कैसे करते हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है, ये देखता है जनरल इक्विलिब्रियम। अच्छा, जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस इन द इकोनॉमी, इन द होल इकोनॉमी। ठीक है। अभी मैं जितने भी वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं ना, यही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और आपको इन्हीं वर्ड्स को एग्जाम में लिखना है। ठीक है। तो ये क्या करता है? पूरी इकोनॉमी में कितना प्राइस है, कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है, ये तीनों चीज़ों को साथ में स्टडी करता है। ठीक है। अच्छा, इससे कुछ याद आएगा सर इक्विलिब्रियम से। माइक्रो में हमने पढ़ा था पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि माइक्रो में हमने पढ़ा था पार्शियल इक्विलिब्रियम। जनरल का मतलब क्या होता है कि पूरी इकोनॉमी में डिमांड, सप्लाई और प्राइस का स्टार साथ में स्टडी करना। ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? बैलेंस, बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। तो यहाँ पे फैक्टर कौन कौन सा है? प्राइस है, डिमांड है, सप्लाई है। सबका स्टार्ट में स्टडी करेंगे, सारे फैक्टर्स का स्टार्ट में स्टडी करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? जनरल प्राइस, जनरल इक्विलिब्रियम। जबकि अगर किसी भी एक फैक्टर का इंडिविजुअल स्टडी करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल इक्विलिब्रियम, जो हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की थी। तो ये इसमें डिफरेंस पॉइंट भी है। ठीक है। फोर्थ, interdependence. Micro analysis takes into account interdependence between aggregate economic variables such as income, output, employment, investment, price levels, etc. अच्छा, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? बड़े बड़े एग्रीगेट्स की स्टडी तो करता है, लेकिन इसमें देखता है ये एक दूसरे पे डिपेंड कैसे हैं। जैसे कि इनकम पे डिपेंड है आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और प्राइस लेवल। अगर कोई बंदा जितना कमाएगा उतना इन्वेस्ट करेगा ना। अगर कमा 100 रुपए रहा है तो 110 रुपए इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो देखिए रिलेशन कितना है कि अपने 100 रुपए में से अगर ये 20 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो मतलब 20% इन्वेस्ट करता है। तो ये रिलेशन मालूम पड़ा किससे? इनकम में और इन्वेस्टमेंट में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट into changes in level of income, level of output, investment, eventually the level of economic growth.
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं रिलेटेड होती है इकोनॉमिक ग्रोथ से, ठीक है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट और एक विशियस साइकिल होती है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट भी आती है बीच में, सब हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 5वां पॉइंट है लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी रेदर देन इट्स पार्ट। तो लंपिंग मेथड क्या है? सेम वैसा जैसा हम लोग ने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो में क्या देखा था हम लोग ने? स्लाइसिंग मेथड। वहाँ पे क्या था? एक पिज्जा था, पिज्जा में से एक स्लाइस निकाला, वैसे ही पूरी इकोनॉमी में से एक हिस्सा निकाला, उसकी स्टडी की डीप में, डिटेल में। लेकिन लंपिंग मेथड में क्या होता है? पूरी इकोनॉमी की साथ में स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्डिंग, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील्स द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज। दिस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। इसकी वजह से हम लोग को मालूम पड़ता है कि माइक्रो में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल क्या है कि अगर एक जंगल की स्टडी की जाए तो हम क्या बोलेंगे? जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, ना कि हर एक पेड़ की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि आम का पेड़ है कि किसका पेड़ है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ मॉडल। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज वेरियस फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स देखते हैं जिसकी वजह से हमारे ग्रोथ में और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट हो रहा है, कि वो नेशनल इनकम है, कि एम्प्लॉयमेंट है, कि एजुकेशन है, क्या है वो। ऐसे बहुत सारे फैक्टर का स्टडी करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूजफुल इन डेवलपमेंट ग्रोथ मॉडल्स, ठीक है। अब स्टडी करने से क्या होता है, हमको पता है कि ग्रोथ मॉडल के लिए कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके लिए एक मॉडल बनता है। अगर किसी भी क्षेत्र को डेवलप करना है तो उसके लिए ग्रोथ मॉडल बनाना पड़ेगा। तो ग्रोथ मॉडल के लिए कौन कौन से फैक्टर ग्रोथ में काम कर रहे हैं वो लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। दिस ग्रोथ मॉडल आर यूज्ड फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इन ग्रोथ मॉडल का यूज़ करके ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टडी होती है, कि किसी भी क्षेत्र में डेवलपमेंट क्यों हुआ। अच्छा, यहाँ पर ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये इकोनॉमिक मॉडल लगाया गया था, तो वही इकोनॉमिक मॉडल यहाँ पे लगा दो। अगर सेम सब कुछ है तो वहाँ पे जनसंख्या सेम है, या फिर वहाँ पर इन्वायरमेंट सेम है यहाँ पे, या फिर पैसे की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एक इकोनॉमिस्ट का है महालनोबिस के, कि ग्रोथ मॉडल इम्फोसाइज ऑन बेसिक हेवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ग्रोथ मॉडल का यूज़ करके ना इंडस्ट्रीज बनाई, जिसकी वजह से सच में ग्रोथ हुई, ठीक है। क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे क्या होती थी? बस खेती होती थी, तो खेती से जगह पे इंडस्ट्री को लाना ग्रोथ मॉडल था, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग ने एक इकोनॉमिक मॉडल करके देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक मॉडल में क्या देखा था हमने? कि इकोनॉमिक मॉडल में वो मॉडल्स बनाने के लिए हेल्प करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो छोटा इकोनॉमिक्स, स्मॉल इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम लोग वेरिएबल्स को, टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करते हैं जिसके हम लोग इकोनॉमिक मॉडल बना पाए। और यहाँ पर ग्रोथ मॉडल की बात हो रही है किसमें? मैक्रो में। तो ये कोई डिफरेंस का इसमें पॉइंट है। 7th पॉइंट क्या है? जनरल प्राइस लेवल। डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है भाई, कि चेंजेस कैसे हो रहे हैं, डिसाइड कैसे हो रहा है। ये हम लोग ने स्कोप में भी देखा कि जनरल प्राइस लेवल डिसाइड कैसे होता है। अच्छा, यहाँ पर बताया गया है जनरल प्राइस लेवल इज एवरेज ऑफ ऑल प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि पूरे देश में जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी गुड्स, जितने भी सर्विसेज हुई, उन सब के प्राइस को ऐड कर दो और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ सर्विसेज से, मतलब उसका एवरेज निकाल लो, औसत निकाल लो। उसको बोलेंगे जनरल प्राइस लेवल। आगे जाके ना आप इसी जनरल प्राइस लेवल को और मॉडिफाइड फॉर्म में जीडीपी, जिसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, के नाम पढ़ने वाले हो, ठीक है। ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, बस यहाँ पे इसका रेफरेंस आया तो मैंने सोचा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट है पॉलिसी ओरिएंटेड। अकॉर्डिंग टू केन्स, macroeconomics is a policy oriented science. It suggests suitable economic policies to promote economic growth, generate employment, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग कोई भी पॉलिसी नहीं बना रहे थे क्योंकि वो लिमिटेड स्कोप था उसका, ठीक है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पॉलिसी बनाएंगे, और ये क्या है? पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? सजेस्ट करते हैं बहुत सारी पॉलिसीज़ को, जो क्या प्रमोट करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, कि ग्रोथ कैसे होने वाली है। उसके बाद जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी, और कंट्रोल करना है जो चीज़ों को, इन्फ्लेशन को, महंगाई को भी कंट्रोल करना है, और डिप्रेशन मतलब डिफ्लेशन, मतलब जो मंदी आती है जिससे प्राइसेस बहुत गिरते थे, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स का नुकसान होता है, उसको भी कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये था पूरा आंसर। इसकी समरी मैं आपको दे देता हूँ, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रही इसकी समरी। टोटल हमने कितने 8 पॉइंट्स देखे थे, 8 पॉइंट्स मैंने इस टेबल में डाल दिए हैं।
तो पहला था स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल, ठीक है। इसमें क्या है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल है। इसमें हम लोग कौन कौन से एग्रीगेट की स्टडी करते हैं, एग्रीगेट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। तो पहला था नेशनल इनकम था, नेशनल आउटपुट था, नेशनल एम्प्लॉयमेंट था, जनरल प्राइस लेवल था, बिजनेस साइकिल था, ठीक है। ये हमने सारी चीज़ें स्कोप में भी देखी थी, ठीक है। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में सारी चीज़ें, नेशनल इनकम आउटपुट सब कवर हो गया था, ठीक है। उसके बाद थी इनकम थियरी। इनकम थियरी में क्या था, इनकम मतलब क्या, नेशनल इनकम, किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो स्टडीज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसका मेथड क्या है मेजरमेंट का, और उसका सोशल अकाउंटिंग होता कैसे है, हम लोग चैप्टर 7 में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम के नाम से। डील्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई में डील करता है। और प्लस इसमें क्या था, इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं। नेशनल इनकम हमेशा जैसे एक सीधी लाइन में भी चलती है, कभी कम कभी ज़्यादा, किसी साल कम किसी साल ज़्यादा क्यों होती है, और इसका इफेक्ट बिजनेस साइकिल पे क्या पड़ता है, मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई और मंदी, डिफ्लेशन में क्या इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट था जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम जो था वो था कि इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स एंड इट्स फंक्शनल रिलेशनशिप, उनके बड़े बड़े एग्रीगेट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो स्टडी करता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड सप्लाई एंड प्राइस इन द इकोनॉमी एज अ होल, प्राइस डिमांड सप्लाई इन सब का साथ में स्टडी करना, मतलब क्या, जनरल प्राइस, जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्ड फोर्थ पॉइंट था इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट्स इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और प्राइस लेवल्स की, इन सब के बीच में जो बड़े बड़े एग्रीगेट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। हम लोग ने एग्जांपल देखा कि अगर आपका इनकम ज़्यादा है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, क्या है, इनके बीच में इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है, एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट है इनकम के ऊपर, ठीक है। पांचवा पॉइंट था लंपिंग मेथड, ठीक है। लंपिंग मेथड का मतलब क्या था, स्टडी ऑफ द इकोनॉमी अदर देन इट्स पार्ट, पूरी इकोनॉमी को साथ में स्टडी करना है, टुकड़ों में स्टडी नहीं करना है, ठीक है। ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल्स कहते हैं वेरियस फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसे ऐसे फैक्टर की स्टडी करना जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। और इतना ही नहीं, दीज ग्रोथ मॉडल्स आर यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुई किसी देश में, तो अगर आपको वो स्टडी करना है तो आप क्या करो, ग्रोथ मॉडल को उसके स्टडी कर लो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि किसी भी कंट्री में ग्रोथ क्यों हुई, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है जनरल प्राइस लेवल। तो क्या करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या करता है, चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल को स्टडी करता है। और इसी के साथ साथ जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है, बताया गया था कि एवरेज ऑफ ऑल प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री एक साल के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग ने जीडीपी के नाम से भी जानेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। उसके बाद लास्ट पॉइंट है पॉलिसी ओरिएंटेड। पॉलिसी मतलब क्या, कि यहाँ पर क्या करते हैं हम, सजेस्ट करते हैं सूटेबल पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बना सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं दो चीज़ों को, किसको किसको, इन्फ्लेशन को और डिप्रेशन को, ठीक है। तो ये था आंसर, आपको एक बार पेपर पे इसको लिखना है, ठीक है। और पेपर पे लिखने पर आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे को कौन सा पॉइंट मैं भूल रहा हूँ और कौन सा पॉइंट मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको एक बार चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है, वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई आपका क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।